नमस्कार। भारतीय राजनीति में कई बड़े नाम हुए हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो सादगी और संवैधानिक मर्यादा का कह सकते हैं एक प्रतीक बन गया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की। और उनकी कहानी वाकई हमारे लोकतंत्र के एक बहुत ही यूनिक मोमेंट को दिखाती है। अब देखिए, उनके राष्ट्रपति बनने से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात क्या है। वो ये है कि वो भारतीय इतिहास में आज तक के इकलौते, जी हाँ, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पद के लिए निर्विरोध, मतलब अनअपोज चुने गए। सोचिए, सिर्फ एक। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और क्यों? और ये सब उस दौर के भारतीय लोकतंत्र के बारे में हमें क्या बताता है? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं, ये कहानी है एक देश के लोकतंत्र को फिर से खड़ा करने की। तो शुरुआत करते हैं उसी ऐतिहासिक पल से जिसने नीलम संजीव रेड्डी को इतना खास बना दिया, यानी 1977 का वो राष्ट्रपति चुनाव। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उस समय के माहौल को देखना पड़ेगा। देश अभी अभी इमरजेंसी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से बाहर निकला था। एक ऐसा दौर जिसने हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। और इसके ठीक बाद जो चुनाव हुए, उसमें जनता पार्टी को एक जबरदस्त जीत मिली। अब देश को जरूरत थी एक ऐसे चेहरे की, एक ऐसे नेता की जो इस बिखरे हुए माहौल को जोड़ सके। और नीलम संजीव रेड्डी की छवि इतनी साफ और सम्मानित थी कि किसी भी पार्टी ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारना सही नहीं समझा। आप सोच सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा होना कितना रेयर, कितना अविश्वसनीय है। लेकिन ये जो भरोसा था, ये जो सम्मान था, ये कोई एक दिन में तो बना नहीं होगा, है ना? तो चलिए एक नजर डालते हैं उनके उस सफर पे जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। जरा उनकी पॉलिटिकल जर्नी को देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने से लेकर आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने तक, और फिर लोकसभा स्पीकर के तौर पर संसदीय परंपराओं को मजबूत करने तक, उन्होंने हर रोल में अपनी ईमानदारी और काबिलियत को साबित किया। दिलचस्प बात यह है कि 1969 में वो राष्ट्रपति का चुनाव हारे भी थे, लेकिन उस हार ने भी उनका कद कम नहीं किया, बल्कि उनके तजुर्बे को और भी बढ़ा दिया। उनका राष्ट्रपति बनना सिर्फ एक पद संभालना नहीं था, ये तो इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र की जो जड़ें कमजोर हो गई थीं, उन्हें फिर से सींचने जैसा था। रेड्डी जी ने आते ही एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम करने के लिए नहीं है। उन्होंने इमरजेंसी से मिले सबक को हमेशा याद रखा और ये पक्का किया कि पावर का बैलेंस बना रहे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की जो मॉरल अथॉरिटी थी, उसे फिर से जिंदा किया, और उस वक्त देश को इसकी बहुत बहुत ज्यादा जरूरत। तो चलिए अब देखते हैं कि संविधान के रक्षक के तौर पर उन्होंने अपनी कुछ खास शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 123 की। ये आर्टिकल राष्ट्रपति को अध्यादेश या अध्यादेश, मतलब कि ऑर्डिनेंस, जारी करने की शक्ति देता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक टेम्पररी कानून जैसा होता है। और इस पावर को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल साफ था। वो मानते थे कि अध्यादेश कभी भी संसद का विकल्प नहीं हो सकता। कानून बनाने का असली अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और वो सिर्फ कहते नहीं थे, उन्होंने इसे करके भी दिखाया। जब भी सरकार कोई ऐसा ऑर्डिनेंस लाती थी जिसमें कोई बहुत अर्जेंट जरूरत नहीं दिखती थी, तो वो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते थे। ये सरकार को एक तरह से याद दिलाना था कि भाई, आप संसद को बाईपास नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी मिसाल है। अब आते हैं एक और बहुत ही सेंसिटिव पावर पर, आर्टिकल 356, यानी किसी राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगाना। हम सब जानते हैं कि इस शक्ति का राजनीतिक इस्तेमाल होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इस मामले में भी रेड्डी जी ने गजब का संयम और सावधानी दिखाई। उन्होंने केंद्र सरकार को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की इजाजत नहीं दी, और इस तरह उन्होंने भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच पावर के बैलेंस को बचाया। और आखिर में बात करते हैं आर्टिकल 111 की। ये जुड़ा है संसद से पास हुए बिलों पर राष्ट्रपति की मंजूरी से। यहां भी वो सिर्फ एक सिग्नेचर करने वाली मशीन नहीं बने। अगर उन्हें लगता था कि किसी बिल में कोई कमी है, तो वो अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते थे और उसे दोबारा विचार करने के लिए संसद को लौटा देते थे। उनका मकसद साफ था, ये सुनिश्चित करना कि जो भी कानून देश के लिए बने, वो पूरी तरह सोच समझकर बनाया गया हो। अब देखिए, उनकी महानता सिर्फ उनके बड़े बड़े संवैधानिक फैसलों में ही नहीं थी, बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी साफ झलकती थी। वो सही मायनों में जनता के राष्ट्रपति थे,
सोचिए, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के फालतू खर्चों में भारी कटौती की। और यही नहीं, जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने किसी भी तरह की सरकारी सुविधा लेने से साफ इनकार कर दिया। वो एक आम नागरिक की तरह अपनी बाकी जिंदगी गुजारने लगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि किसी पद की गरिमा शान शौकत से नहीं, बल्कि सादगी और नैतिक आचरण से आती है। तो अगर हम उनकी पूरी विरासत को संक्षेप में देखें तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? वो इकलौते निर्विरोध राष्ट्रपति थे। इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र के सबसे बड़े संरक्षक बने। उन्होंने संविधान की आत्मा की रक्षा की और नैतिकता, संघवाद और संसद की सर्वोच्चता को हमेशा सबसे ऊपर रखा। और आखिर में उनका ये एक विचार उनकी पूरी लेगेसी का निचोड़ है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि राष्ट्रपति की सबसे बड़ी ताकत कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं, बल्कि संविधान के प्रति अटूट निष्ठा है। और इसीलिए भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में उन्हें हमेशा एक साइलेंट लेकिन मजबूत प्रेसिडेंट के तौर पर याद किया जाएगा।